बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक होगा न्यूक्लिक एसिड, इसकी डिस्कवरी, इसकी टाइप्स, इसके कंपोनेंट्स, नाइट्रोजन बेसिस किस तरह से हैं, उनको किस तरह से याद करना है, वो सारे तरीके और इनका स्ट्रक्चर्स वगैरह वो सारे दिखाए जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं इसकी डिस्कवरी। 1869 के अंदर जो है वो एफ मिस्टर ने इसे न्यूक्लियोपस सेल्फिश स्पर्म में 1872 के अंदर जो है डिस्कवर हुआ था। उसके बाद WC के अंदर भी जो है वो देखा गया। इस बेसिस पे इसे न्यूक्लिन का नाम दे दिया गया। उसके बाद लेटर 1920 के अंदर जब देखा गया इसकी एसिडिक नेचर, तो इसे न्यूक्लिक एसिड का नाम दे दिया गया। टाइप्स के अंदर इसकी मेनली दो टाइप्स हैं, DNA और RNA। DNA क्या होगा, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और RNA न्यूक्लिक एसिड। DNA हेरिडिटरी मटेरियल या पाया जाता है क्रोमोसोम के अंदर, न्यूक्लियाई के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी कुछ अमाउंट में। और RNA जो होगा वो कहाँ पाया जाएगा, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये डार्कली स्टेन्ड होता है न्यूक्लियस के अंदर। ये भी नेक्स्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो के अंदर बता दिया जाएगा क्या होता है ये। और राइबोसोम के अंदर होता है ये, साइटोसोल के अंदर कुछ अमाउंट के अंदर होता है ये। आगे आ जाते हैं हमारे पास जो है वो कंपोनेंट्स। इसे P.A. लेवेनी ने डिस्कवर जो है वो किए थे। इसके कितने कंपोनेंट्स, सबसे पहले जो है वो राइबो शुगर क्या है, एक पेंटो शुगर है, ये एक आल्डो शुगर है। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो मोनोसेकेराइड वाली वीडियो के अंदर जो है वो डिटेल बेस से समझाया गया कि क्या होता है, किस तरह कहाँ होते हैं ये। और नेक्स्ट इसके अंदर आ जाती है नाइट्रोजिनस बेसिस और इसके अंदर नेक्स्ट आ जाता है फॉस्फोरिक एसिड। अगर ये दोनों मिले तो इसको क्या नाम होगा, न्यूक्लियोसाइड। लेकिन अगर उसी न्यूक्लियोसाइड के अंदर एक फॉस्फोरिक का मतलब एसिड आ जाए, कोई फॉस्फोरस का ग्रुप आ जाए, तो उसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है बेसिक यूनिट होता है न्यूक्लिक एसिड का। देखिए बेसिक यूनिट वही होता है जिसके पास सारे कैरेक्टरिस्टिक हों। अब इसके पास न्यूक्लिक एसिड के सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो इसकी वजह से ये जो होगा बेसिक यूनिट होगा। लेकिन न्यूक्लियोसाइड क्या होगा, ये दोनों अगर मिलेंगे तो ये न्यूक्लियोसाइड होगा। नेक्स्ट नाइट्रोजिनस बेसिस के बारे में बताया गया है। सबसे पहले इसे बताया गया है, अगर एक न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर नाइट्रोजन बेस कितनी होगी, एक ही होगी। यानी कि कहीं भी लिखा हो इतने न्यूक्लियोटाइड्स है इतने हैं, तो उसके लिए नाइट्रोजन बेस एक ही होगी। RNA या DNA के अंदर जो है ये मेनली 4 होंगी। किस तरह से होंगी, मेनली 4, ये जैसे यहाँ पर दिखाए गए एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन और थायमिन। DNA के अंदर ये होंगी। लेकिन जो है वो RNA के अंदर इसी तरह एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, यूरासिल होगी, ठीक है। और कॉमन इनके अंदर कितनी होंगी, जैसे ये 3 जो है ये मेनली कॉमन होंगी, और जो नेक्स्ट वाली है यूरासिल और वो थायमिन, वो एक दूसरे से रिप्लेस होंगे आएंगी। टोटल कितनी हो जाएंगी, टोटल 5 है, ठीक है, नाइट्रोजन बेस। लेकिन कॉमन 3 है, RNA के अंदर 4 है और DNA के अंदर भी 4 है। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर पूछे तो वो 1 होगा। राइबोज के लिए क्या है, अब नेक्स्ट राइबोज को बताया गया है। राइबोज के अंदर अगर 2 कार्बन के ऊपर एक ऑक्सीजन रिमूव होगी तो वो बन जाएगा डीऑक्सी राइबोज, वो DNA के लिए होगा। लेकिन RNA के लिए राइबोज यानी कि एक पूरा स्ट्रक्चर जब होगा तो उसे राइबोज कहेंगे, वो RNA के अंदर होगा। नेक्स्ट जो है वो रिंग के बारे में बताया गया है कि पुरीन्स नाइट्रोजन बेसिस के अंदर एक पुरीन्स आ जाती है, एक जो है वो पायरीमिडीन्स आ जाती हैं। पुरीन्स जो होती हैं ये डबल रिंग्ड होती हैं, जो पायरीमिडीन्स होती हैं ये सिंगल रिंग्ड होती हैं। पुरीन्स और पायरीमिडीन्स के स्ट्रक्चर्स और इनके नाम जो है वो मेनली यहाँ पर दिखाए गए हैं, यानी कि किस तरह से आपने इनको याद करना है वो भी यहाँ पर बताया जाएगा। सबसे पहले आ जाती है एडेनिन। इसके अंदर जो है टोटल 5 नाइट्रोजन है, 1 2 3 4 5, ठीक है, टोटल 5 नाइट्रोजन है। किस तरह से याद करना है, आप पहले यहाँ पर CC का डबल बॉन्ड ड्रा कर लें। उसके बाद डबल के बाद सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, जस्ट लाइक बेंजीन। ये 6 कॉर्नर होगा और ये 5 कॉर्नर, ठीक है, और 2 कॉर्नर इनके अंदर कॉमन होंगी। अब इसकी नंबरिंग जो है वो मेनली एंटी क्लॉकवाइज होगी, यहाँ से 1 2 3। देखिए इस तरह से जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, अगर इसका उलट इस तरह से होगा तो वो क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ पर इस तरह से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9, और इसकी 6 पोजीशन के ऊपर नाइट्रोजन होगा, तो ये एडेनिन है। सेम स्ट्रक्चर गवानीन का भी यही है, लेकिन इसकी 6 के ऊपर जो वो नाइट्रोजन का था वो वहाँ उसकी जगह ऑक्सीजन आ गया है, और ये सिंगल हो गया क्योंकि एक डबल बॉन्ड इसने यहाँ पर बना लिया है। और 2 के ऊपर जो है वही वाला अमाइनो ग्रुप 2 के ऊपर चला जाएगा। ये भी 5 नाइट्रोजन होते हैं। साइटोसिन और यूरासिल और थायमिन ये पायरीमिडीन्स होती हैं, ठीक है, इनके पास क्लॉकवाइज मार्किंग यहाँ पे दिखाएगी, और ये सिंगल रिंग्ड होती हैं। आपके सामने ये सिंगल रिंग है, इसके भी 6 कॉर्नर है। इसके पास 3 नाइट्रोजन होंगे, 1 2 3। इसकी इस तरह से 1 2 3 4 5, यानी कि इस तरह से जो है वो इसकी इस तरह से क्लॉकवाइज होगी। जो इस तरह वाली मार्किंग होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। अब ये इस तरह आ जाएगा। इसके अंदर क्या चेंजिंग्स आएंगी, यानी कि इसके मुताबिक इसके अंदर क्या चेंजिंग्स आएंगी, इन दोनों के ये ग्रुप चेंज हो जाएंगे। तो ये वाला डबल बॉन्ड बहाल हो जाएगा और ये वाला टूट जाएगा। याद करने का तरीका यही है कि इसे एक दफ़ा माइंड में मेमोराइज़ कर लें आपने किस तरह से जो है वो बनाना है। बार बार देखने से जो है वो आपको मेमोराइज हो भी जाएंगे। यूरासिल नेक्स्ट आ जाता है, इसके पास सिर्फ 2 नाइट्रोजन है,
और इस नाइट्रोजन की जगह भी डबल बॉन्ड आ जाता है, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड, और बाकी यहाँ पर जो नेक्स्ट रिंग थी वो ख़त्म हो गए, हाइड्रोजन ही आ जाएंगे। एक यहाँ पर थायमिन रह गया, ये सिर्फ डीएनए के अंदर होती है। जो भी हमने यूरासिल पढ़ा वो सिर्फ आरएनए के अंदर होती है। इसकी भी इस तरह से 1 2 3 4 5 6 वही जो है क्लॉकवाइज आ जाएगी, वही सब कुछ है इसके अंदर। और यूरासिल के अंदर क्या फ़र्क है, पोजीशन 5 का फ़र्क है, यानी कि यहाँ पे CH3 है लेकिन वहाँ पर सिर्फ H है, वहाँ पर सिर्फ H है। और यहाँ पर एक नोट दिया गया है, स्टॉप कोडॉन क्या होते हैं आपको पता ही है। स्टॉप कोडॉन का इंशाल्लाह इस पर भी नेक्स्ट जो है वो वीडियो बनाई जाएगी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के ऊपर। स्टॉप कोडॉन क्या होता है, UAG UGA UAA, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये होते हैं कि बस इसका नाम ही बता रहा है, स्टॉप, रुको, रोको मतलब ट्रांसक्रिप्शन को। इसके अंदर CT जो है वो इसके पार्ट नहीं होते, यानी कि अगर आपसे पूछे कि CT जो है वो पार्ट किसके नहीं होंगे तो वो स्टॉप कोडॉन के नहीं होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है मेनली, उसको भी एक नज़र देख लें। सबसे पहले यहाँ पर नाइट्रोजन बेस है और ये उसकी पोजीशन 9 है। ये राइबोज शुगर की 1 पोजीशन के ऊपर यहाँ पर ये 9 वाला यहाँ पर अटैचमेंट होगी इसकी, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर तो 9 का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है सिंगल रिंग के अंदर, तो यहाँ पर 1 नाइट्रोजन के ऊपर अटैच होगी, तो इसको आप 1 9 कह सकते हैं फॉर पुरीन्स, इस अटैचमेंट को, और 1 1 कह सकते हैं फॉर पायरीमिडीन्स। 2 कार्बन के लिए क्या है, 2 कार्बन के ऊपर अगर H होगा तो DNA होगा, अगर OH है तो RNA, यानी कि OH का O रिमूव होगा तो ये DNA का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। पोजीशन 3 पे क्या होगा, यहाँ पे कोई फॉस्फोरस का ग्रुप अटैच हो सकता है, और वो नेक्स्ट वाली जो राइबोज आएगा बैकबोन बनाने के लिए शुगर फॉस्फेट की, वो उसकी 5 पोजीशन पे होगा। इसीलिए वहाँ पर एंटी पैरेलल और पैरेलल के सीन में लिखा होता है 5 to 3 मूव कर रहा है, 3 to 5 मूव कर रहा है, वो यही है कि किस तरह से फॉस्फोरस अटैच हुए होते हैं। और जो फॉस्फोरस है ये मेनली फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जैसे कि यहाँ पे CO, आगे कोई P ग्रुप आ जाएगा, फिर PO, फिर नेक्स्ट 5 कार्बन के C पर आ जाएगा, तो वो COPOC बॉन्ड होता है, ये फॉस्फोडाइएस्टर, यानी कि फॉस्फो और डाइएस्टर, 2 एस्टर, ठीक है, एक इस साइड पे एक इस साइड पे। नेक्स्ट अगर आगे एक मोनो यानी कि एक फॉस्फोर के साथ होगा तो नाइट्रोजन बेस कोई भी एडेनिन लगा लें, मोनोफॉस्फेट, 2 अटैच होंगे तो डाइफॉस्फेट, 3 होंगे तो ट्राइफॉस्फेट। ये दोनों ऑलरेडी बात हो चुकी है, नाइट्रोजन बेस और राइबोज शुगर जो है ये न्यूक्लियोसाइड होते हैं, और अगर इसके साथ फॉस्फोरस का जो है वो ग्रुप अटैच हो जाए तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, और बेसिक यूनिट इसका क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड ही होता है। एक और बात जो है वो इसके अंदर पोजीशन जो 4 होती है उसके ऊपर कोई चेंजिंग नहीं आती, वो एज इट इज़ ही रहती है, और 1 पोजीशन पे बेस अटैच हो सकती है, 2 के ऊपर जो है वो ऑक्सीजन का ही रोल है, मतलब अगर वो होगी तो वो RNA है, नहीं होगी मतलब डी रिमूवल, डी ऑक्सी, उसका नाम DNA का बता रहा है, डी ऑक्सी, ठीक है, उसके लिए डीऑक्सी राइबोज बन जाएगा। 3 के ऊपर फॉस्फोरस होगा, 5 के ऊपर फॉस्फोरस है, 4 के ऊपर कोई चेंजिंग नहीं आ रही। नेक्स्ट यहाँ पर नेमिंग के कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। अगर नाइट्रोजन बेस है जैसे कि एडिनिन है, गवानिन है, उसकी जगह न्यूक्लियोसाइड आ जाए, उसको किस तरह से आपने नाम देना है। अगर जो है वो पुरीन्स हैं तो उसके एंड पे एडिनिन हो गया, उसके एंड पे NINE होता है, गवानिन हो गया उसके एंड पे NINE होता है, वो चेंज हो जाएगा ओसिन, यानी कि वो बन जाएगा अडीनोसिन गवानोसिन। लेकिन अगर पायरीमिडीन्स होगा उसके एंड पे जो INE है या ICIL यूरासिल के लिए, वो चेंज हो जाएगा डीन के अंदर, पायरीमिडीन के अंदर वो डीन के अंदर चेंज हो जाएगा, पुरीन्स के अंदर ओसिन, तो वो क्या बन जाएगा, साइटिडीन, यूरिडीन और थाइमिडीन। और अगर न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बन रहा है फिर किस तरह से नेम करना है। अगर एक फॉस्फोरस का ग्रुप है, कोई भी नाइट्रोजन बेस अडीनिन लगा लें तो वो बन जाएगा अडीनोसिन मोनोफॉस्फेट। DNA अगर DNA के लिए बना रहे हैं, साथ छोटा सा DNA लिख दें। न्यूक्लियोसाइड के साथ 2 लग रहे हैं तो फिर वो डाईफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट्स के ग्रुप लग रहे हैं तो वो ट्राईफॉस्फेट हो जाएगा। हाँ, ये अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर एडिनिन दिया हो 20% है तो आपने गवानिन किस तरह से फाइंड करना है। आपने अरविंद चक्रफ का रूल फाइंड करना है, उसके लिए पुरीन्स और पायरीमिडीन्स इक्वल होते हैं, यानी कि AG बराबर होगा CT के। और दूसरी तरफ वो ये भी कहता है A बराबर है T के, यानी कि एडिनिन वैसे ही ग्रुपिंग करता है T के साथ और G जो है वो C के साथ करता है, @GC, इसको @GC से याद करना है। इसके दरमियान 2 डबल बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन के, और इसके दरमियान जो है वो ट्रिपल होता है हाइड्रोजन का बॉन्ड। तो जितने एडेनिन होंगे बॉन्डिंग के लिए उतने ही थायमिन होंगे, जितने गवानिन होंगे बॉन्डिंग के लिए उतने ही साइटोसिन होंगे। तो पुरीन्स बराबर है पायरीमिडीन्स के। पुरीन्स अगर 50% है, पायरीमिडीन्स भी 50% है, तो इसका मतलब क्या हुआ, A + G हो जाएगा 50%, और एडेनिन को पता हमें 20 और G कितना हो जाएगा, फिर उसका आंसर आ जाएगा 30%। नेक्स्ट आ जाता है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड।
इसके बारे में पता होना चाहिए। ये कोएंजाइम है, ये डाइन्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड नहीं है, इसके अंदर 2 न्यूक्लियोटाइड की चेन्स होती हैं। शुगर फॉस्फोरस दोनों के अंदर सेम होगी, लेकिन चेंज कहाँ पर आएगा, निकोटिनामाइड एक रिंग के अंदर होगा और एक के अंदर जो है वो एडिनिन होगी, ठीक है। बाकी सारा स्ट्रक्चर इनका सेम ही होगा। उम्मीद है समझ आ गई होगी, फिर भी अगर कोई पॉइंट रह जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।